हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं विभव पढ़ेंगे। ये यूपी बोर्ड से संबंधित ठीक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। ये चैप्टर काफी बड़ा है क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में पहला और तीसरा चैप्टर को मिक्स करके मैंने एक चैप्टर बनाया है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। पहला और तीसरा चैप्टर को हमने एक साथ ले लिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, हम इस चैप्टर में देखेंगे वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? हेडिंग वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र? वह क्षेत्र जहाँ तक हम विद्युत के प्रभावों का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब वह क्षेत्र जहाँ तक हम विद्युत के प्रभाव का अनुभव करते हैं। जैसे यह एक रीजन है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई भी विद्युत के प्रभाव का अनुभव नहीं हो रहा है, किसी भी आवेश को यहाँ रखने पर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम आवेश को हम यहाँ रखते हैं, यह आवेश या तो खींचा जाएगा या तो इस पर ढकेल बल कार्य करेगा, जिसे हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। अब नोट पॉइंट में बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र बनता कैसे है। तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत आवेशों से बनता है, वैद्युत आवेशों के द्वारा बनता है। वैद्युत क्षेत्र कैसे बनता है? तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत आवेशों के द्वारा बनता है। अब फिर प्रश्न उठता है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? सोचो। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं बताते हैं, ठीक है। थोड़ा इसे देखो। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं या उस पदार्थ में कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसके कारण पदार्थ में उत्पन्न प्रवृत्ति वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं, सभी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, ठीक है। अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया या किसी भी पदार्थ में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बाहर निकलने के कारण या बाहर से इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण इस पदार्थ में उत्पन्न प्रवृत्ति वैद्युत आवेश कहलाता है। यहाँ पे दो बातें सीखने को मिल रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और एक तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है। बाहर निकलने के भी कारण वैद्युत आवेश बनता है और इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण भी वैद्युत आवेश बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के कारण भी क्या बनता है? वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण भी क्या बनता है? वैद्युत आवेश। तो ये जो आवेश इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के कारण बनता है, इसे बोलेंगे धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन के आने के कारण जो बनता है उसे बोलेंगे ऋण आवेश, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कौन सा आवेश बनेगा? धन आवेश। जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इलेक्ट्रॉनों के वृद्धि के कारण जो आवेश बनेगा उसे क्या कहेंगे? ऋण आवेश। तो ये हो गए धन आवेश, ये हो गए ऋण आवेश।
फिर से देखो, आवेश किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं या उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? वैद्युतावेश। इलेक्ट्रॉन के निकलने या इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण पदार्थ में उत्पन्न प्रवृत्ति या गुण वैद्युतावेश कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ बात आती है, ये जो आवेश हैं धन और ऋण, ये क्या करेंगे? तो ध्यान से देखो, यह एक क्षेत्र है। जब हम यहाँ पे कोई दूसरा आवेश रखते हैं तो इसके बीच या तो खिंचाव बल लगेगा या दोनों के बीच ढकेल बल लगेगा। खिंचाव बल को हम आकर्षण बल कहते हैं, आकर्षण बल। ढकेल बल को हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। तो इस बल का मान क्या होगा दो आवेशों के बीच? तो इस बल का मान बताने के लिए आए हैं कूलाम। ठीक है, कूलाम। अभी हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे, अभी तो हम बस आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। या तो आकर्षण और या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। फिर प्रश्न आता है, कब आकर्षण लगेगा, कब प्रतिकर्षण? तो ध्यान से देखो, अगर Q1 और Q2 दोनों सेम प्रकार के आवेश है, सेम का मतलब या तो दोनों धन हो या तो दोनों ऋण हो, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। और अगर Q1 और Q2 में एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो इनके बीच जो बल लगेगा वह बल लगेगा आकर्षण बल लगेगा। समझा कि नहीं समझे? अगर समान आवेश हो, मतलब दोनों धन हो या दोनों ऋण हो, तो क्या आएंगे? आकर्षण बल। और अगर एक प्लस दूसरा माइनस तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल। याद रखो, अपोजिट जेंडर हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सेम जेंडर हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे सेम हमेशा प्रतिकर्षण लगता है, अपोजिट हमेशा आकर्षण लगता है। ठीक है, आगे देखो, बहुत तेज हो रहे हो तुम सब। आगे देखो, अब यहाँ पे कहानी बढ़ती है। आवेश में मूल आवेश किसे कहते हैं? मूल आवेश। तो किसी इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश की मात्रा, किसी इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश की मात्रा मूल आवेश कहलाता है। मूल आवेश कहलाता है। किसी इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश की मात्रा मूल आवेश कहलाता है। और ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जितना होता है उतना ही प्रोटॉन पर भी होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान से देखो, बस दोनों की प्रकृति अलग होती है। इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो ऋण आवेश होता है और इसका धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एक कण आता है अल्फा कण। अल्फा कण को हम हीलियम परमाणु कहते हैं। अल्फा कण को हीलियम परमाणु कहते हैं। और अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन आवेश की वैल्यू होती है 2e, मतलब 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो एक अल्फा कण पर कितना हो जाएगा? अल्फा कण पर हो जाएगा 2.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब किसी भी पदार्थ से, देखिए सब पूरी कहानी यही चल रही है। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, फिर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होते हैं उसे मूल आवेश कहते हैं। फिर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। बस दोनों में अंतर इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का नेचर होता है वो ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है? धन आवेश होता है। ठीक है, और अल्फा कण को हीलियम परमाणु कहते हैं। हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश संचित होता है, यानी 2.6 गुणे 10⁻⁻19। इसे सॉल्व कर देंगे 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है,
अब बात आती है कि किसी भी पदार्थ पर आवेश कितना संचित होते हैं। तो आवेश के इसी संचय को हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण है। आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेशों की जो मात्रा होती है, आवेशों की मात्रा सदैव इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेशों का पूर्ण गुणज होता है। मतलब किसी भी पदार्थ पर आवेश अगर Q है तो Q का मतलब होता है N × E। ये फार्मूला क्या बताता है? Q का मतलब होता है आवेश की मात्रा, और आवेश की मात्रा का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ पर कितना आवेश आएगा। N का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन या तो ऐड हुए हैं या तो उस पदार्थ से रिमूव हुए हैं। ठीक है, ऐड हुए हैं या तो रिमूव हुए हैं, अगुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। ये फार्मूला ये बताता है। इसका मतलब अगर किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकला बाहर तो उस पे Q का मान होगा E। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो उस पर Q का मान होगा 2E। अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो उस पर Q का मान होगा 3E। मतलब यहाँ N क्या दिखा रहा है? N बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकले हैं या तो उसमें ऐड हुए हैं। जैसे ये पदार्थ है, अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल दिया तो इस पर आवेश आएगा 2E। कितना आएगा? 2E। मतलब जब भी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पूरा निकलते हैं, ना तो बटे में निकलते हैं ना तो दशमलव में निकलते हैं। ये बात याद रखिएगा। कभी अगर कह दे कि किसी पदार्थ से 3/2 E इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये गलत बातें हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पूरा निकलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसी को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, अब किसी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न करने की विधि। तो ध्यान से देखो, आवेश उत्पन्न करने की किसी भी पदार्थ पर विधि 3 हो सकती है, बहुत सारा ज़्यादा 4 हो सकती है। पहला घर्षण द्वारा, दूसरा होता है आपका आवेशन द्वारा, तीसरा होता है आपका प्रेरण द्वारा आदि कई प्रकार के हो सकते हैं। जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, उसे घर्षण द्वारा कहते हैं। एक आवेश के समीप दूसरे आवेश को लाते हैं तो आकर्षण बल लग जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। यहाँ पर भी आवेशन द्वारा हो जाता है। एक पदार्थ के प्रभाव के कारण दूसरे पदार्थ पर अगर आवेश उत्पन्न हो रहा है तो उसे प्रेरणा द्वारा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या कहा है? ध्यान से देखो, 2 बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2 और इनके बीच की दूरी r है। तो हमें पता है अगर दोनों प्लस होंगे तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, अगर दोनों प्रतिकर्षण बल, दोनों प्लस तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल, दोनों माइनस दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल, एक प्लस है दूसरा माइनस है तो दोनों के बीच आकर्षण बल। चाहे कुछ भी हो, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, चाहे पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो, इस सारी स्थितियों में इसके बीच एक बल लगेगा, चाहे वो ढकेल बल होगा चाहे वो आकर्षण बल होगा, दोनों में से एक बल जरूर लगेगा हर स्थिति में। अब हर स्थिति में बल लग रहा है तो वो बल कितना होगा? प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो वो कितना होगा? आकर्षण बल लग रहा है तो वो कितना होगा? तो इसके लिए कूलाम ने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था? 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल F, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण
दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सदैव दोनों आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, दोनों बल लगते हैं ना, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल सदैव, क्या भैया, सदैव दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोनों बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच जो भी आकर्षण बल लगेगा F, वो दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है, तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के यानी अपान R स्क्वायर, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाते एक नियतांक K लगा देते हैं, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब K क्या है? K एक नियतांक है। K क्या है? नियतांक है। इसका नाम क्या है? वैद्युत बल नियतांक, ठीक है। K का मान कितना होता है? तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम अगर अंकों में बात करें तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या यह भी नियतांक है? हाँ, यह भी नियतांक है, शीलता। इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? एप्सिलॉन नॉट का। चलिए तो एक बार फिर से देखो, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण, दोनों चाहे जो बल हो, दोनों आवेशों के गुणनफल के यानी Q1 × Q2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। K क्या है? K के बारे में बताएंगे। K नियतांक है जिसका नाम वैद्युत बल नियतांक है, जिसका नाम क्या है? वैद्युत बल नियतांक। K का मान कितना होता है? K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसका गिनती में अगर नाम करें, अंकों में बात करें तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट भी मिल जाता है। क्या यह भी नियतांक है? हाँ, यह भी नियतांक ही है। अब एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत क्षेत्र। तू समझा? हाँ। की तीव्रता। नहीं, तू समझा नहीं। देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कुछ भी नहीं है, वैद्युत बल ही है, ठीक है। यानी एक वैद्युत क्षेत्र है, उस पर कोई आवेश रखा है, तो यह वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश रखा जाता है उस पर एक बल लगेगा। इसी बल को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा क्या होगी? एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर, कैसे आवेश पर? एकांक आवेश पर। कैसे आवेश पर? एकांक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे E से प्रदर्शित करते हैं, और इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। गलत बात नहीं, प्रदर्शित करते हैं। ध्यान सुनो,
एकांक आवेश पर, किस पर भैया? एकांक आवेश। ये आवेश स्थित कहाँ होगा? वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर, किस पर? एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होगा, बल ही लग रहा है, एफ किस पर लग रहा है? क्यू पर, तो क्यू को लिखेंगे क्यू नॉट, एकांक आवेश को। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। इसी के साथ हम पढ़ लेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, ध्यान दो, एक बात याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ भी नहीं है, वैद्युत बल है जो किसी आवेश पर लग रहा है। बच्चे हमेशा बड़ी टेंशन में रहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत बल है जो किस पर लग रहा है? किसी एकांक आवेश पर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वैद्युत बल है जो एकांक आवेश पर कार्य करता है, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कहाँ पर स्थित? वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। वैद्युत विभव, ध्यान दो, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये अनंत है, इसी अनंत पर कोई आवेश है। अब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए, कोई पॉइंट ए है, ए तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अनंत पर स्थित एकांक आवेश को खींचकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर, खींचकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, यहाँ से आवेश को खींचकर कहाँ ला रहे हो? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो यानी अनंत पर स्थित आवेश को, अनंत पर स्थित आवेश को, अनंत पर स्थित आवेश को खींचकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र, एक मिनट आप ऐसे लिखिए, अनंत पर स्थित आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। अब याद रखो, और विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं। भी बराबर किया गया कार्य माने डब्लू, किसको ला रहे हो? आवेश क्यू नॉट को। भी बराबर डब्लू अपान क्यू नॉट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो डब्लू का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। ठीक है, आज यहाँ ही। आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और आप कमेंट भी करिए कि हम इसी सेशन को आगे बढ़ाएं और कंप्लीट थ्योरी आपको प्रोवाइड कर दें। समय रहेगा तो हम आपको न्यूमेरिकल भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे और हाँ, बोर्ड के सारे पेपर आपको यहीं यूट्यूब पर ही सॉल्व करके देंगे। ठीक है, नहीं तू समझा नहीं।